लुई अल्थ्यूसर स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म से जुड़े एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट 20th सेंचुरी के फ्रेंच मार्क्सिस्ट फिलोसोफर लुई अल्थ्यूसर पॉलिटिकल थियोरी में पावर, आइडियोलॉजी और हेजमनी के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, इन कॉन्सेप्ट्स की एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए लुई अल्थ्यूसर की फ़िलॉसफी को, उनके आइडियाज़, उनके आर्ग्यूमेंट्स को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। और इस वीडियो में हम लुई अल्थ्यूसर के इन्हीं आइडियाज़, आर्ग्यूमेंट्स और फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे। लुई अल्थ्यूसर के थ्रू हम पावर और आइडियोलॉजी की एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को इस वीडियो में डेवलप करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म क्या होता है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ सेकंड्स के लिए मैं आपके अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहूँगा एंड आई एम सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, बट मेरे लिए आप तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना ज़रूरी है। यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हमारे लर्निंग एप्लीकेशन सार कॉन्सेप्ट्स पर मैं पॉलिटिकल साइंस की एक डेडिकेटेड ऑनलाइन कोर्स रन कर रहा हूँ, जिस कोर्स में पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट सिलेबस, पॉलिटिकल थियोरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PYQ analysis, answer writing tutorial, concepts, theories, thinkers, fact, timelines, chronologies, everything that you need to clear these exams are being covered by me in this course. इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए और पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को मास्टर करने के लिए आपकी जितनी भी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को मैं इस कोर्स के माध्यम से पूरा कर रहा हूँ। इस कोर्स में एनरोलमेंट के लिए या इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स डिटेल्स के साथ साथ आपको इस यूट्यूब वीडियो, लुई अल्थ्यूसर की इस यूट्यूब वीडियो की डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव डाउनलोडेबल PDF नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक, लुई अल्थ्यूसर। लुई अल्थ्यूसर से रिलेटेड पहली बात जो आपको समझनी है वो ये कि लुई अल्थ्यूसर एक स्ट्रक्चरलिस्ट फिलोसोफर थे। स्ट्रक्चरलिज्म ह्यूमैनिज्म का ऑपोजिट है। स्ट्रक्चरलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स ह्यूमैनिस्ट आर्ग्यूमेंट्स को अपोज करते हैं। तो लुई अल्थ्यूसर अगर एक स्ट्रक्चरलिस्ट थे, दैट मीन्स वे ह्यूमैनिज्म के क्रिटिक थे। यहाँ पर आपको समझना है कि स्ट्रक्चरलिज्म और ह्यूमैनिज्म, इनके बीच डिफरेंस क्या है, इनकी मीनिंग क्या है। सबसे पहले ह्यूमैनिज्म को देखते हैं। ह्यूमैनिज्म के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग्स शुड बी केप्ट at the center of all philosophies, all intellectual traditions. Why? Why they should be kept at the center of all philosophies and all intellectual traditions? Because humanism के according, because human being possess the capacity of freedom, the capacity of free will and free choice. This is humanism. Humanism के अनुसार अगर आप एक व्यक्ति के ऊपर इम्पोज किए गए सभी कंट्रोल्स को रिमूव कर दें, सभी रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दें, तो वो व्यक्ति अपनी लाइफ के डिसीजंस, अपने लाइफ के चॉइसेस खुद ले सकता है। एन इंडिविजुअल कैरीज एजेंसी इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एजेंसी को कैरी करने का मतलब क्या है? व्हाट डज कैरिंग ह्यूमन एजेंसी मीन? कैरिंग ह्यूमन एजेंसी, इट मीन्स हैविंग द एबिलिटी टू डिसाइड एंड टू टेक डिसीजन ऑन one's behalf. That is the ability to steer one's life, the ability to control and drive one's life. This is called human agency. और ह्यूमैनिज्म इसी ह्यूमन एजेंसी के आइडिया पर बेस्ड है। लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म ह्यूमन एजेंसी के इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करता है। फॉर स्ट्रक्चरलिस्ट्स लाइक लुई अल्थ्यूसर, देयर इज नथिंग कॉल्ड ह्यूमन एजेंसी, नथिंग कॉल्ड फ्री विल और फ्री चॉइस। हमें यह लग सकता है कि हम चीज़ों को अपने खुद के चॉइसेस और डिसीजंस के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन लुई अल्थ्यूसर जैसे स्ट्रक्चरलिस्ट फिलोसोफर्स आपसे कहेंगे कि ऐसा नहीं है। आप हमेशा किसी ना किसी स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। आप हमेशा चारों ओर से स्ट्रक्चर्स से घिरे होते हैं, और ये स्ट्रक्चर्स आपके चॉइसेस, आपके डिसीजंस, आपके डिज़ायर्स, आपके प्रेफरेंसेस को मैनिपुलेट करता है। डिसीजंस आप नहीं लेते। आपको लग सकता है कि डिसीजंस आप ले रहे हैं, लेकिन इन डिसीजंस को आपके बिहाफ पर इस स्ट्रक्चर के द्वारा लिया जाता है। दिस स्ट्रक्चर, इट डिसाइड्स फॉर यू व्हाट इज गोइंग टू बी योर रोल, व्हाट इज गोइंग टू बी योर आइडेंटिटी,
what is going to be your function, what are going to be your choices and decisions and preferences and desires. Everything is decided by the structure. There is no concept or no question of exercising your individual human agency if you are in a structure. This is structuralism. और ह्यूमैनिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म के बीच यही डिफरेंस है. 1950s के डिकेड में कई यूरोपियन मार्क्सिस्ट थिंकर्स, खासकर वे थिंकर्स जो फ्रैंकफर्ट स्कूल क्रिटिकल थियरी से जुड़े थे, इन थिंकर्स ने मार्क्सिज्म को एक ह्यूमैनिस्ट फिलॉसफी के रूप में इंटरप्रेट करना शुरू किया या री इंटरप्रेट करना शुरू किया. एक ट्रेंड की शुरुआत होती है मार्क्सिज्म के भीतर, और इस ट्रेंड की शुरुआत इन क्रिटिकल थियरी फ्रैंकफर्ट स्कूल के थियरिस्ट्स के द्वारा की गई, जहां मार्क्सिज्म को एक ह्यूमैनिस्ट फिलॉसफी की तरह ट्रीट किया जा रहा था. लुई अल्थ्यूसर इस ट्रेंड को अपोज करते हैं. वे कहते हैं कि मार्क्सिज्म सिर्फ एक ह्यूमैनिस्ट फिलॉसफी नहीं है, मार्क्सिज्म एक स्ट्रक्चरलिस्ट फिलॉसफी भी है. कार्ल मार्क्स, अकॉर्डिंग टू लुई अल्थ्यूसर, कार्ल मार्क्स ही वॉज बेसिकली अ स्ट्रक्चरलिस्ट फिलॉसफर. लुई अल्थ्यूसर कहते हैं कि कार्ल मार्क्स को लेकर ये जो कन्फ्यूजन है कि क्या मार्क्स एक ह्यूमैनिस्ट फिलॉसफर थे या एक स्ट्रक्चरलिस्ट फिलॉसफर थे, ये कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि हम मार्क्स की फ़िलॉसफी को और उनके सभी मेजर वर्क्स को एक सिंगल कैटेगरी में समराइज़ करने की कोशिश करते हैं. वी ट्राई टू ट्रीट मार्क्सिस्ट फिलॉसफी एज अ होल, विच इज़ एक्चुअली नॉट द केस. मार्क्स की फ़िलॉसफी, उनके वर्क्स दो अलग अलग कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं. लुई अल्थ्यूसर के अकॉर्डिंग मार्क्स की फ़िलॉसफी, उनके वर्क्स दो अलग अलग कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, और ये दो कैटेगरीज मार्क्स के लाइफ के दो अलग अलग फेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं. लुई अल्थ्यूसर कार्ल मार्क्स के लाइफ को दो फेजेस में डिवाइड करते हैं, और कार्ल मार्क्स की लाइफ को इन दो फेजेस में जो पॉइंट, जो टर्निंग पॉइंट या जो पीरियड या जो टाइम या जो ईयर डिवाइड करता है, कार्ल मार्क्स की लाइफ को इन दो फेजेस में जो पॉइंट डिवाइड करता है, जो टाइम, जो ईयर, जो पीरियड डिवाइड करता है, इसे लुई अल्थ्यूसर एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक कहते हैं. एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक कार्ल मार्क्स के लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था जहां से कार्ल मार्क्स ने ह्यूमैनिज्म को छोड़कर स्ट्रक्चरलिज्म को अपनाया. बिफोर दिस पॉइंट इन हिज लाइफ, Karl Marx, he used to be a humanist. After this point, he became more scientific, more structuralist. His philosophy became more scientific and structuralist and deterministic. ये जो पॉइंट है या ये जो टाइम है जो कार्ल मार्क्स के लाइफ में इस एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक को रिप्रेजेंट करता है, दिस पॉइंट, दिस टाइम, इट केम समवेयर अराउंड 1845 इन कार्ल मार्क्स लाइफ. 1845 वो ईयर था जब कार्ल मार्क्स ने अपने लाइफ में इस एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक को एक्सपीरियंस किया. 1845 से पहले मार्क्स की फिलॉसफी और उनके वर्क्स में ह्यूमैनिज्म के एलिमेंट्स प्रेजेंट थे. दिस फेज ऑफ ह्यूमैनिस्ट मार्क्स, दिस फेज इज कॉल्ड अर्ली मार्क्स और यंग मार्क्स. 1845 से पहले मार्क्स की फिलॉसफी और उनके वर्क्स में ह्यूमैनिज्म के एलिमेंट्स प्रेजेंट थे. ही वॉज मोर ह्यूमैनिस्ट बिफोर 1845. कार्ल मार्क्स के लाइफ के इस फेज को लुई अल्थ्यूसर अर्ली मार्क्स या यंग मार्क्स कहते हैं. इस फेज में कार्ल मार्क्स अपनी फिलॉसफीज में, अपने वर्क्स में ह्यूमन बीइंग को सेंटर में रखते हैं. वे यहाँ ह्यूमन सफरिंग को लेकर कंसर्न होते हैं. वे यहाँ एलिनेशन की बात करते हैं, ह्यूमन इमेंसिपेशन की बात करते हैं. कार्ल मार्क्स की ह्यूमैनिस्ट राइटिंग, उनकी ह्यूमैनिस्ट फिलॉसफी आपको उनके इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्यूस्क्रिप्ट में मिलेगी, जिसे पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहा जाता है, और जो 1844 के अराउंड लिखी गई. 1845 के अराउंड कार्ल मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के आइडिया को डिस्कवर करते हैं. दिस इज व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट और द पॉइंट ऑफ एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक इन हिज लाइफ व्हेन ही डिस्कवर्स द आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म. यहां से, दैट मीन्स आफ्टर 1845, कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ मुड़ जाती है. कार्ल मार्क्स ही बिकम्स मोर deterministic, more scientific, more structuralist. 1845 के बाद मार्क्स ने जितने भी वर्क प्रोड्यूस किए, खासकर 1846 में फ्रेडरिक एंजल्स के साथ लिखी गई उनकी जर्मन आइडियोलॉजी, 1848 में अगेन फ्रेडरिक एंजल्स के साथ लिखी गई कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और 1867 में उनकी मैग्नम ओपस Das Kapital. कार्ल मार्क्स के इन सभी वर्क्स में
आप स्ट्रक्चरलिज्म के इम्प्रिंट को देख सकते हैं। तो इस तरह से लुई अल्थ्यूसर ने कार्ल मार्क्स के वर्क्स को, उनकी फिलॉसफी को दो फेजेस में डिवाइड किया। लुई अल्थ्यूसर के फिलॉसफी का नेक्स्ट डायमेंशन उनके आइडियोलॉजी के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। नेक्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। लुई अल्थ्यूसर अपने 1971 के ऐसे आइडियोलॉजी एंड द आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus नोट्स टुवर्ड्स एन इन्वेस्टिगेशन, अपने इस ऐसे में लुई अल्थ्यूसर आइडियोलॉजी के अपने थियोरी को, अपने कॉन्सेप्ट को प्रपाउंड करते हैं। आइडियोलॉजी को लेकर सबसे पहले आपको ये समझना है कि नॉर्मली हम किसी भी आइडियोलॉजी को एक सेट ऑफ आइडियाज़ या एक बिलीफ सिस्टम या एक वर्ल्ड व्यू की तरह देखते हैं। चाहे लिबरलिज्म हो या सोशलिज्म हो या कैपिटलिज्म हो या फेमिनिज्म हो या एनार्किज्म हो, नॉर्मली ये आइडियोलॉजीज़ हमारे लिए एक वर्ल्ड व्यू, एक बिलीफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन मार्क्सिज्म के अंतर्गत आइडियोलॉजीज़ को नेगेटिवली देखा जाता है। आइडियोलॉजीज़ के प्रति एक क्रिटिकल अप्रोच को अपनाया जाता है, और ये क्रिटिकल अप्रोच सभी मार्क्सिस्ट फिलोसोफर्स अपनाते हैं, चाहे वो ह्यूमैनिस्ट हो या वो स्ट्रक्चरलिस्ट हो। ऑल द मार्क्सिस्ट फिलोसोफर्स दे अडॉप्ट दिस क्रिटिकल अप्रोच टुवर्ड्स आइडियोलॉजी। मार्क्सिज्म और मार्क्सिस्ट फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग आइडियोलॉजीज़ सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम या एक वर्ल्ड व्यू या एक सिस्टम ऑफ आइडिया नहीं होती। आइडियोलॉजीज़ दे आर बेसिकली अ फॉर्म ऑफ पावर। आइडियोलॉजीज़ दे आर अ फॉर्म ऑफ पावर, अ टूल ऑफ डोमिनेशन। मार्क्सिस्ट कहते हैं कि आइडियोलॉजीज़ पावर का ही एक टाइप है, डोमिनेशन का एक टूल है। अब सवाल यहाँ पर अराइज होता है कि आइडियोलॉजी कैसे पावर का एक फॉर्म है या डोमिनेशन का एक टूल है, और अगर ये पावर का एक फॉर्म है या एक डोमिनेशन का टूल है, तो फिर ये डोमिनेशन वर्क कैसे करता है? आइडियोलॉजीज़ के थ्रू कैसे हम किसी को डोमिनेट कर सकते हैं? इस क्वेश्चन के दो आंसर्स हैं। ये जो क्वेश्चन है कि हाउ आइडियोलॉजी डोमिनेट्स एंड हाउ इट इज यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ पावर, इस क्वेश्चन के दो आंसर्स हैं। एक आंसर खुद कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है, और जितने भी क्लासिकल ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट थिंकर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, वे भी कार्ल मार्क्स के इस आंसर को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा आंसर लुई अल्थ्यूसर के द्वारा दिया जाता है। लुई अल्थ्यूसर कार्ल मार्क्स के आंसर से, कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी के व्यू से सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए लुई अल्थ्यूसर कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी के व्यू को मॉडिफाई करते हैं। कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी के इंटरप्रिटेशन को वो बदलते हैं, और यही जो मॉडिफिकेशन है, यही जो री इंटरप्रिटेशन है, आइडियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को, मार्क्स के आइडियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को लुई अल्थ्यूसर ने जो मॉडिफाई किया, जो री इंटरप्रेट किया, इसे ही स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म कहा जाता है। सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स के आंसर को समझते हैं कि कैसे आइडियोलॉजी एक सोसाइटी में वर्क करती है, कैसे आइडियोलॉजी को एक डोमिनेशन के टूल की तरह यूज़ किया जाता है, एक पावर की तरह यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स के आंसर को समझेंगे, इसके बाद हम लुई अल्थ्यूसर के आंसर को देखेंगे। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, द मेन फंक्शन और द प्राइमरी गोल ऑफ एनी आइडियोलॉजी इज टू हाइड रियलिटी फ्रॉम अस। आइडियोलॉजी का काम क्या है? रियलिटी को हाइड करना। मार्क्स बिलीव करते हैं कि देयर इज एन ऑब्जेक्टिव, अ नेचुरल रियलिटी। एक ऑब्जेक्टिव, एक नेचुरल रियलिटी एग्जिस्ट करती है, जिस रियलिटी को किसी ने बनाया नहीं, वो नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, खासकर कैपिटलिस्ट सोसाइटी की ये जो ऑब्जेक्टिव, जो नेचुरल रियलिटी है, ये एक्सप्लॉयटेशन पर बेस्ड होती है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पर बेस्ड होती है। इस रियलिटी में सोसाइटी के एक क्लास के द्वारा सोसाइटी के दूसरे क्लास को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जाता है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वन क्लास बाय द अदर क्लास, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्किंग क्लास बाय द कैपिटलिस्ट क्लास, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द ऑब्जेक्टिव, द नेचुरल रियलिटी इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। अब क्योंकि ये हकीकत, ये वास्तविकता, ये रियलिटी, ये कंफर्टेबल नहीं है, वर्किंग क्लास के लिए ये कंफर्टेबल नहीं है। कोई भी क्लास, समाज का कोई भी सेक्शन, जब उसे ये पता चल जाए, जब उसे ये रियलाइज हो जाए कि उस
क्लास, उस सेक्शन का समाज में शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो फिर वो क्लास, समाज का वो सेक्शन, वो चुप नहीं बैठेगा, वो आवाज़ उठाएगा, वो रिवोल्ट करेगा। इस रिवोल्ट को प्रिवेंट करने का एक रास्ता है कि आप कुछ ऐसा करें कि ये रियलिटी हिडन हो जाए, समाज की ये वास्तविकता, ये रियलिटी, ये किसी को नजर ना आए, ये एक्सप्लॉयटेशन, ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ये किसी को नजर ना आए। आप कुछ ऐसा करें। अब सवाल है कि इस रियलिटी को हम हाइड कैसे करेंगे। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यहां पर आइडियोलॉजी को यूज किया जाता है। इट इज विद द हेल्प ऑफ आइडियोलॉजी दैट दिस ऑब्जेक्टिव रियलिटी, दिस रियलिटी ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सोसाइटी, दिस रियलिटी इज हिडन फ्रॉम द आईज ऑफ द वर्किंग क्लास। तो आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी एक कर्टन की तरह है, एक ओपेक कर्टन की तरह है, जिस कर्टन को वर्किंग क्लास के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है। वर्किंग क्लास इस कर्टन के उस पार क्या है नहीं देख सकता। कर्टन के इस पार वर्किंग क्लास को जो दिखाया जाता है, जो सिखाया जाता है, जो बताया जाता है, वर्किंग क्लास को लगता है कि हकीकत, वास्तविकता, रियलिटी यही है। और इस रियलिटी को सच मानकर वर्किंग क्लास अपने पुअर कंडीशन, अपने पैथेटिक कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कोई रिवोल्ट नहीं करते, कोई आवाज नहीं उठाते। दिस इज हाउ आइडियोलॉजी वर्क्स एज अ टूल ऑफ डोमिनेशन, एज अ फॉर्म ऑफ पावर इन मार्क्सिज्म। आइडियोलॉजी एक फॉल्स कॉन्शियसनेस की तरह है। कार्ल मार्क्स आइडियोलॉजी को फॉल्स कॉन्शियसनेस से एसोसिएट करते हैं। ये एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है, एक ऐसी अवधारणा, आपके दिमाग, आपके मन, आपके मस्तिष्क में मौजूद वास्तविकता को लेकर एक ऐसी अवधारणा जो गलत है, जो फॉल्स है। दिस इज व्हाट इज आइडियोलॉजी। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अगर हमें समाज में बदलाव लाना है तो हमें सबसे पहले इस कर्टन को हटाना होगा, इस कर्टन को रिमूव करना होगा, इस आइडियोलॉजी को ब्रेक करना होगा। क्योंकि जब ये कर्टन उठेगा, जब ये फॉल्स कॉन्शियसनेस टूटेगा, देन द वर्किंग क्लास विल बी एबल टू सी द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, नेचुरल रियलिटी को वो देख पाएंगे। अपने एक्सप्लॉयटेशन और अपने एक्सप्लॉयटेशन के पीछे मौजूद रियल रीजंस को वो समझ पाएंगे। देन they will become conscious, then they will revolt, then they will fight for themselves. To do this, we have to remove this curtain, this false consciousness of ideology. लेकिन लुई अल्थ्यूसर के अकॉर्डिंग कार्ल मार्क्स की ये जो इंटरप्रिटेशन है आइडियोलॉजी की, ये इंटरप्रिटेशन बहुत ही सिंपलिस्टिक है। लुई अल्थ्यूसर कहते हैं दिस इज वेरी सिंपल। आइडियोलॉजी हकीकत में इतने सिंपल तरीके से वर्क नहीं करती। The actual working of ideology is very complex, it is very complicated. और लुई अल्थ्यूसर ये भी कहते हैं कि आइडियोलॉजी का काम कार्ल मार्क्स से डिफर करते हुए, यहाँ पर वे कार्ल मार्क्स से डिफर कर रहे हैं। लुई अल्थ्यूसर कहते हैं कि आइडियोलॉजी का काम रियलिटी को हाइड करना नहीं, बल्कि रियलिटी को क्रिएट करना है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कार्ल मार्क्स एंड लुई अल्थ्यूसर। कार्ल मार्क्स सेज आइडियोलॉजी hides reality, but Louis Althusser says no. Ideology does not hide a reality, rather ideology creates a reality. This is the biggest statement. Ideology creates a reality. कार्ल मार्क्स के केस में अगर आप आइडियोलॉजी को रिमूव कर दें तो आप रियलिटी को देख सकते हैं। लुई अल्थ्यूसर के केस में अगर आप आइडियोलॉजी को रिमूव कर भी दें तब भी आपको रियलिटी नहीं दिखेगी। रियलिटी क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि लुई अल्थ्यूसर कहते हैं कि आइडियोलॉजी ही रियलिटी है। लुई अल्थ्यूसर के लिए आइडियोलॉजी के बियॉन्ड कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। देयर इज नथिंग कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रियलिटी और अ नेचुरल रियलिटी एंड आइडियोलॉजी इज हाइडिंग दैट रियलिटी। नो, लुई अल्थ्यूसर सेज नो, दिस इज नॉट द केस। कोई ऑब्जेक्टिव, कोई नेचुरल रियलिटी नहीं है। जो रियलिटी है, जो हमें दिखता है, वो आइडियोलॉजी के द्वारा क्रिएट किया गया है। इट इज द आइडियोलॉजी विच क्रिएट्स रियलिटी फॉर अस। आइडियोलॉजी को रिमूव कर दें और ये सोचिए कि आपको रियलिटी नजर आएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि आइडियोलॉजी ही रियलिटी थी। जो हमें दिखता है, जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, जो हम करते हैं, यही रियलिटी है और ये सब कुछ आइडियोलॉजी के द्वारा क्रिएट किया गया है। एक और मेजर डिफरेंस लुई अल्थ्यूसर और कार्ल मार्क्स के बीच। लुई अल्थ्यूसर कहते हैं कि आइडियोलॉजी ये सिर्फ हमारे थॉट्स और आइडियाज तक लिमिटेड नहीं होता। देखिए, जब भी हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं वी बेसिकली मीन सम आइडियाज, सम बिलीफ सिस्टम, सम थॉट्स। लेकिन लुई अल्थ्यूसर कहते हैं नहीं, आइडियोलॉजी का एक मटेरियल डायमेंशन भी होता है। आइडियोलॉजी हैज अ मटेरियल डायमेंशन। आइडियोलॉजी का एक कॉन्क्रीट, एक विजिबल मटेरियल डायमेंशन भी होता है।
और ये मटेरियल डायमेंशन, ये विजिबल, ये कॉन्क्रीट मटेरियल डायमेंशन जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये मटेरियल डायमेंशन सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी और सोसाइटी में मौजूद इंस्टीट्यूशंस से मिलकर बनता है। अल्थुसर के अकॉर्डिंग हमारी सोसाइटी एक स्ट्रक्चर की तरह होती है, एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर विथ फिक्स्ड प्लेसेस, फिक्स्ड पोजीशंस एंड फिक्स्ड रोल्स अटैच्ड टू देम। सब कुछ पहले से डिटरमाइंड है। समाज की संरचना क्या होगी, समाज में रहने वाले लोगों के रोल्स क्या होंगे, उनकी ड्यूटी क्या होगी, उनके राइट्स क्या होंगे, उनकी आइडेंटिटी क्या होगी, सब कुछ पहले से डिटरमाइंड है। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्क्रीन पर ये जो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, जस्ट इमेजिन कि ये ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, दिस ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर, दिस ट्राइंगुलर शेप, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। इस सोशल स्ट्रक्चर में ये 10 सर्कल्स हैं। कितने सर्कल्स हैं? 10 सर्कल्स हैं। और ये 10 सर्कल्स 10 पोजीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर 10 पोजीशंस इन दिस सोसाइटी रिप्रेजेंटेड बाय दीज 10 सर्कल्स। अगर आप इस सोसाइटी का पार्ट बनना चाहते हैं, इस सोसाइटी में रहना चाहते हैं, तो आपको इन 10 सर्कल्स में से किसी एक सर्कल को ऑक्यूपाई करना होगा। यही वो पोजीशंस अवेलेबल हैं, यही वो वेकेंट पोजीशंस अवेलेबल हैं, 10 पोजीशंस। इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, देन यू हैव टू ऑक्यूपाई वन ऑफ दीज 10 पोजीशंस। हर सर्कल यहां एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक रोल को रिप्रेजेंट करता है, एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हर सर्कल के साथ यहां रोल्स, फंक्शंस, आइडेंटिटीज, राइट्स, ड्यूटीज अटैच्ड होंगे और ये सब कुछ पहले से तय होंगे। आप अगर एक सर्कल को ऑक्यूपाई करते हैं तो उस सर्कल से जुड़ी जो आइडेंटिटी है, जो राइट्स हैं, जो फंक्शंस हैं, जो ड्यूटीज हैं, जो रोल्स हैं, वे ऑटोमेटिकली ही आपको मिल जाएंगी। यू आर नॉट गोइंग टू चूज योर रोल्स, योर फंक्शंस, योर आइडेंटिटीज, योर राइट्स, नथिंग। You are not going to choose them. You will get them by the virtue of occupying that particular circle. और फिर ये सर्कल ही आपकी रियलिटी होगी। इस सर्कल के साथ अटैच्ड जो आइडेंटिटी है, जो रोल्स हैं, जो फंक्शंस हैं, वही आपकी रियलिटी, आपकी वास्तविकता बन जाएगी। तो यहाँ रियलिटी को कौन क्रिएट कर रहा है? आप नहीं क्रिएट कर रहे। आइडियोलॉजी के द्वारा, ओके, सोशल स्ट्रक्चर्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा यहां पर रियलिटी को क्रिएट किया जा रहा है। अब ये जो सर्कल्स हैं, यहां पर मैंने एग्जांपल्स के लिए इन सर्कल्स को लिया है। अब ये जो सर्कल्स हैं और ये जो कंप्लीट ट्रायंगुलर सोशल स्ट्रक्चर है, इसे समाज में मौजूद समाज के वेरियस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बिल्ड किया जाता है, मेटिकुलसली बिल्ड किया जाता है और कॉन्टिन्यूसली मेंटेन किया जाता है। दिस इज बिल्ट and continuously maintained by various institutions present in society like family, religious organizations, social norms, customs, social networks, media, education institutions, education system। ये सभी social institutions आइडियोलॉजी के मटेरियल डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सोशल इंस्टीट्यूशंस और कुछ नहीं बल्कि आइडियोलॉजी के ही मटेरियल डायमेंशन है, मटेरियल मैनिफेस्टेशन है। आइडियोलॉजी इन द विजिबल, इन द कॉन्क्रीट फॉर्म, दिस इज व्हाट दीज सोशल इंस्टीट्यूशंस आर। और इन सोशल इंस्टीट्यूशंस के लिए, इन सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए लुई अल्थ्यूसर ने एक टर्म को कॉइन किया है। लुई अल्थ्यूसर इन इंस्टीट्यूशंस को आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus कहते हैं। इट इज दिस आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus which creates our socio-political reality and it makes us believe that this reality is completely natural and completely normal। आप जिस भी समाज में रहें, हर समाज की अपनी एक आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus होगी। अलग अलग समाज में ये वैरी कर सकती है, बट हर समाज, हर सोसाइटी अपने आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus के साथ आएगा और आप सोसाइटी के इन आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus के साथ डेली बेसिस पर इंटरैक्ट करेंगे। यू विल इंटरैक्ट विथ द आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus ऑफ योर सोसाइटी ऑन डेली बेसिस। आपके लिए जो रियलिटी है, यहाँ पर लुई अल्थ्यूसर ने जो कहा कि रियलिटी इज क्रिएटेड बाय आइडियोलॉजी, रियलिटी का ये जो क्रिएशन है ये आपके इन इंटरैक्शंस पर ही डिपेंड करता है। हाउ यू इंटरैक्ट विथ द सोसाइटी, विथ द आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus ऑफ द सोसाइटी, कैसे आप इनसे इंटरैक्ट करते हैं, यहीं पर आपकी रियलिटी कंस्ट्रक्ट होती है। देखिए, इंटरैक्ट करने के दो ही तरीके हो सकते हैं। व्हेन यू कन्फ्रंट द आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus, यू कैन रिएक्ट इन ईदर ऑफ दीज टू वेज। दो ही तरीके हैं। एक तरीका है
दैट यू विल कन्फर्म, यू विल अग्री। मतलब आपके सामने जो रोल्स रखे गए, आपको जो आइडेंटिटी दी जा रही है, आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यू विल कन्फर्म टू द सोशल नॉर्म्स, द ट्रेडिशंस, द कस्टम्स ऑफ सोसाइटी। समाज में जो नॉर्मल है, आप उस नॉर्मल के डेफिनेशन को एक्सेप्ट करेंगे। आपको जो आइडेंटिटीज दी जा रही हैं, आपके साथ जो रोल्स अटैच किए जा रहे हैं, जो फंक्शंस अटैच किए जा रहे हैं, बिना क्वेश्चन पूछे आप उन फंक्शंस को एक्सेप्ट करेंगे, उन आइडेंटिटीज को, उन रोल्स को आप एक्सेप्ट करेंगे। ये एक तरीका है आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस के साथ इंटरैक्ट करने का, ये एक तरीका है। और अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर जो 10 सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, आप इजिली इन 10 सर्कल्स में से किसी एक सर्कल को ऑक्यूपाई कर लेंगे। यू फेस्ड द आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस ऑफ सोसाइटी, यू सेड यस to those ideological state apparatus, you reacted favorably, you accepted the roles that were being given to you, you conformed to the social norms, traditions and customs of society. It means that you are accepting to occupy one of these 10 circles. आपने इन 10 सर्कल्स में से किसी एक सर्कल को आपने ऑक्यूपाई कर लिया और फिर आप सोसाइटी के स्ट्रक्चर में फिट हो गए। किसी को कोई समस्या नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फिट हो गए। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपके द्वारा जिन डिसीजंस को लिया जाएगा, आपको लगेगा कि आप वे डिसीजंस को फ्रीली ले रहे हैं। आप खुद उन डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अपने चॉइसेस के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। इन 10 सर्कल्स में से किसी एक सर्कल को ऑक्यूपाई करना, आपको लगेगा कि ये आपका खुद का इंडिपेंडेंट डिसीजन है, फ्री डिसीजन है, फ्री चॉइस है। लेकिन हकीकत ये नहीं होगी। हकीकत ये नहीं होगी। आपको समझना है कि आपके पास यहाँ पर सिर्फ 10 ऑप्शंस ही हैं। कोई 11वां ऑप्शन आपके लिए ओपन नहीं है। ये सिर्फ 10 सर्कल्स ही हैं। आपको सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर ने सिर्फ ये 10 ऑप्शंस ही दिए हैं और आपको इन्हीं 10 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है, किसी एक सर्कल को आपको ऑक्यूपाई करना है। और यहां पर भी आपको इस सोशल स्ट्रक्चर के द्वारा गाइड किया जाएगा, आपको कंपेल किया जाएगा, आपको मैनिपुलेट किया जाएगा कि आप एक पर्टिकुलर सर्कल को ही ऑक्यूपाई करें। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री चॉइस और फ्री विल और ह्यूमन एजेंसी। आप यहां ह्यूमन एजेंसी एक्सरसाइज ही नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज फिक्स्ड, सब कुछ फिक्स्ड है। सर्कल्स आर फिक्स्ड, देयर पोजीशंस आर फिक्स्ड, देयर आइडेंटिटीज आर फिक्स्ड, देयर रोल्स आर फिक्स्ड, देयर फंक्शंस आर फिक्स्ड, देयर ड्यूटीज, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। यू आर जस्ट गाइडेड टू दैट पर्टिकुलर स्पॉट। और उस स्पॉट पर पहुंचकर आपको लगता है कि हां, डिसीजन आपने खुद लिया, विच इज अ फॉल्सहुड, विच इज एन इल्यूजन। ये एक फॉल्सहुड, एक इल्यूजन है और आप इस इल्यूजन, इस फॉल्सहुड को रियलिटी मानते हैं। यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग योर ह्यूमन एजेंसी ओवर हियर। सब कुछ स्ट्रक्चर के द्वारा कंट्रोल्ड हो रहा है। आप ह्यूमन एजेंसी यहां एक्सरसाइज नहीं कर सकते। हम में से कोई भी अपने ह्यूमन एजेंसी को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। यही स्ट्रक्चरलिज्म है। नन ऑफ अस कैन एक्सरसाइज आवर ह्यूमन एजेंसी विद इन द सोशल स्ट्रक्चर। हम सभी इस स्ट्रक्चर से गवर्न होते हैं। वी आर ऑल द प्रोडक्ट ऑफ दिस आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस। वी आर ऑल द सब्जेक्ट ऑफ द आइडियोलॉजी। This is the new insight. This is the new understanding which Louis Althusser is trying to present before us through his concept of ideology. तो ये एक तरीका है। जब भी आप सोसाइटी के आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस के साथ इंटरैक्ट करते हैं, दिस इज वन वे थ्रू विच यू विल रिस्पॉन्ड। लेकिन अगर आप इस आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस को समझ लें, अगर आप इस आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस को समझ लें और आप अपने ह्यूमन एजेंसी को एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, स्ट्रक्चर को आप रिजेक्ट करें, स्ट्रक्चर को आप फॉलो करने से मना कर दें, जस्ट लाइक दिस ब्लू डॉट, जस्ट लाइक दिस ब्लू डॉट, यू डिसाइड टू एग्जिस्ट आउट ऑफ द स्ट्रक्चर। आप इन 10 सर्कल्स को रिजेक्ट करते हैं, इस ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर को रिजेक्ट करते हैं और आप इस स्ट्रक्चर के बाहर एग्जिस्ट करना आप प्रेफर करते हैं। आपने अपने ह्यूमन एजेंसी को एक्सरसाइज किया। यू चूज टू स्टे आउट ऑफ द स्ट्रक्चर, एग्जिस्ट आउट ऑफ द स्ट्रक्चर। आपने कहा कि आप इन 10 सर्कल्स में से किसी भी सर्कल को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। यू सेड दैट यू विल नॉट कन्फर्म टू द सोसाइटी, यू रिजेक्ट द रोल्स दैट वर असाइंड टू यू, यू रिजेक्ट द फंक्शंस, द आइडेंटिटीज दैट वर असाइंड टू यू। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? अगर आप ये करते हैं, अगर आप इस ब्लू डॉट की तरह बिहेव करते हैं तो क्या होगा? इन दिस सिचुएशन द रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस ऑफ द स्टेट ऑफ द सोसाइटी विल कम इन टू प्ले। रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस मतलब द लॉ, द लीगल सिस्टम, द पुलिस, कानून, ये सभी आपके पीछे आना शुरू करेंगे। ये सभी आपको परस्यू करेंगे, ये सभी आपको फोर्स करेंगे और ये सभी आपसे कहेंगे
ये आप कंफर्म करें, आप एक्सेप्ट करें, अपने आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करें, अपने फिक्स्ड आइडेंटिटी, फिक्स्ड रोल्स, फिक्स्ड फंक्शंस को एक्सेप्ट करें और स्ट्रक्चर के बाहर नहीं, स्ट्रक्चर के भीतर एग्जिस्ट करें, किसी सर्कल को आप ऑक्यूपाई करें। यू आर गोइंग टू बी फोर्स्ड टू डू दिस। हम में से ज़्यादातर लोग यहाँ इस सिचुएशन में डर जाएंगे, रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस से डर जाएंगे और डरने की वजह से हम चुपचाप स्ट्रक्चर के भीतर जाकर इन 10 सर्कल्स में से किसी एक सर्कल को हम ऑक्यूपाई कर लेंगे। लेकिन क्या हो कि कोई एक ऐसा इंडिविजुअल आए जो कि डरे ना, सोसाइटी के रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस से डरे ना, और वो कहे कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस स्ट्रक्चर के भीतर नहीं जाएगा और इन 10 सर्कल्स में से किसी एक सर्कल को भी वो ऑक्यूपाई नहीं करेगा। इस सिचुएशन में उस इंडिविजुअल को इस पूरे सिनेरियो से ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा, इस पूरे सिनेरियो से ही रिमूव कर दिया जाएगा। दैट इंडिविजुअल will not exist in the whole scene, the whole scenario. This is how the ideological state apparatus and repressive state apparatus works in a society, according to Louis Althusser. I hope that Louis Althusser के द्वारा दी गई आइडियोलॉजी की उनकी कॉन्सेप्ट, आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus, repressive state apparatus और स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म की उनकी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।